We see something that said, take a look at what happened. साथियों नमस्कार। साथियों, एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है जिसमें अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया है, उन पर आत्मघाती हमला किया गया, उन्हें जान से मारने की कोशिश करी गई। डोनाल्ड ट्रंप इस बार प्रत्याशी हैं रिपब्लिकन के, जो कि जो बाइडेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे चांसेस हैं कि शायद इस बार डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएं। डोनाल्ड ट्रंप पर लंबे समय से अलग अलग तरह के हमले हो रहे थे। कभी उन पर केस कर दिया जाता है, कभी उनको किसी तरह से डिफेम करने की कोशिश करी जाती है और बाद में अब उनको जान से मारने की कोशिश करी गई। ये चीज़ यूएसए में लंबे समय से अलग अलग प्रकार से हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को कैसे भी करके जीतने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो बहुत ही दुखद घटना है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप मरते मरते बचे हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया में ये काफ़ी वायरल चल रहा है कि 13 जुलाई के दिन यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एक रैली कर रहे थे, जिस रैली के दौरान वो अच्छा खासा अभिभाषण दे रहे थे। दूर छुपा हुआ एक आदमी राइफल लेकर के इनको टारगेट कर रहा था और उसने सही टाइमिंग पर इनको टारगेट करते हुए इनको जख्मी कर दिया। जरा सी भी गोली थोड़ा सा भी इधर उधर होती तो डोनाल्ड ट्रंप की मृत्यु हो सकती थी। जैसे ही ये घटना सामने हुई, तुरंत वहां पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया और अटैक फर्दर होने से रोका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले नीचे झुक गए, फिर ऊपर उठे और ऊपर उठने के बाद इस तरह से अभिवादन किया जैसे कि ये दिखा रहे हो कि तुम मेरे को रोक नहीं पाओगे, मैं पूरी ताकत से लड़ रहा हूं। ये करने के बाद यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में चर्चाएं और ज्यादा उठने लगी कि ये सच में बहादुर हैं। ये यूएसए में चल रही है बात। हालांकि इस घटना का कंडेम हर कोई कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। जो बाइडेन ने भी बोला है कि ये घटना नहीं होनी चाहिए, गलत है। उसके बाद विवेक रामास्वामी, जो कि रिपब्लिकन के ही, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ही एक नेता हैं, जो काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं, इन्होंने कहा है एक ट्वीट करके कि भाई पहले इन लोगों ने यानी विपक्षियों ने डोनाल्ड ट्रंप पर केस किया, फिर उनको जेल में डालने की कोशिश करी गई और बाद में अब उनको बैलेट से यानी कि मारने की कोशिश करी गई। यानी हर संभव प्रयास किया जा रहा है ऐसी पार्टीज को सत्ता में आने से रोकने के लिए जो पार्टीज लेफ्ट की विचारधारा नहीं रखती। जी, दूसरे शब्दों में कहें, राइट विंग जो पार्टीज होती हैं, जो नेशनलिस्ट पार्टी होती हैं, उनको रोकने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है दुनिया में। ये डोनाल्ड ट्रंप का तो एक उदाहरण है। आप भारत के चुनाव देख लीजिए, लंबे समय से जनवरी से भारत में यह प्रयास किया जा रहा था कि कैसे भी यहां पर बीजेपी सत्ता में ना आए, मोदी जी मजबूत बन के ना आए। हालांकि अमेरिकन तथा यूरोपियंस चाहते हैं कि मोदी जी जैसा कैपिटलिस्ट नेता भारत में होना चाहिए, लेकिन इतना मजबूत बन के नहीं आना चाहिए कि वो इन लोगों की बात ही ना सुने। इसलिए आपने भारत में भी देखा होगा, जनवरी फरवरी से एक ट्रेंड चलाया गया कि ये डिक्टेटर है। वीडियोस आए, तरह तरह के यूट्यूबर्स ने लगातार एक कैंपेन चलाया। फिर यूट्यूबर्स में ही जो नेशनलिस्ट थे उनको दबाने की कोशिश करी गई, उनकी रीच कम करने की कोशिश करी गई। उसके बाद धीरे धीरे झूठ पैदा किए गए जिसमें संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, फेक वीडियो जारी कर दिए गए। इस तरह के कैंपेन से पूरा चुनाव चलाया गया भारत का। और पत्रकार तथा कई मीडिया हाउस के लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरी ताकत लगा दी ऐसे नेता को जिताने के लिए जो नेता लेफ्टिस्ट विचारधारा को सम्मान देता हो या उसको प्रिवेल करता हो या उस बात को ऊपर उठाता हो। भारत में प्रयास हुए हैं और इन लोगों ने मोदी जी को वहीं पहुंचा दिया जहां ये पहुंचाना चाहते थे। ये चाहते थे मोदी जी रहे, लेकिन इतने कमजोर रहे कि बस हमारी बात मानते रहे, अपनी तरफ से कुछ ना करें। लेकिन ये गलती कर गए, इन्हें पता नहीं है मोदी जी का हिसाब किताब क्या है। खैर, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। यूके के चुनावों में भी यही हुआ है। ऋषि सुनाक, वो व्यक्ति जिन्होंने यूके को अच्छे खासे आर्थिक संकट से निकाला था कोरोना के बाद, और यूके के लोगों ने उन्हीं को एक तरह से प्राइम मिनिस्टर बनाने का जोर दिया और वो कॉन्फिडेंस भी जीते अपने हाउस में। और इस बार चुनाव हारे तो ऐसे हारे कि उनकी सीटें 150 भी नहीं आई। 650 की असेंबली में 150 सीट भी नहीं ला पाए ऋषि सुनाक। राइट विंग पार्टी कही जाती है, हार गए। उसके बाद इमैनुअल मैक्रों,
जो कि सेंटर के माने जाते हैं, ना तो लेफ्ट ना कि राइट, लेकिन नेशनलिस्ट हैं, फ्रांस के लिए काफ़ी कुछ सोचते हैं, कई बार अमेरिका को आंखें दिखा देते हैं। उनकी पार्टी ने भी समय से पहले अपने पार्लियामेंट के चुनाव कराए। पार्लियामेंट वहाँ पर अलग होता है, प्रेसिडेंट अलग होता है। पार्लियामेंट के अपने चुनाव होते हैं जिसका प्रेसिडेंट से लेना देना नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट कोई भी फैसला लेता है तो पार्लियामेंट की उसमें सहमति होना आवश्यक है। तो पार्लियामेंट के चुनाव में भी मैक्रों की पार्टी जीत नहीं पाई, वहां तो हंग असेंबली हुई है, कोई भी नहीं जीती है, लेकिन सबसे ज्यादा सीट्स आई हैं लेफ्टिस्ट पार्टी की। उसी प्रकार से इन्होंने अभी, जिसमें शायद चाइना का हाथ माना जा रहा है, नॉट कंफर्म, लेकिन नेपाल में भी 2 दिन पहले जो प्रचंड हैं पुष्प कमल दहल, उनसे समर्थन वापस खींच लिया गया कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, उनकी सरकार गिर गई और वापस अब नेपाल में वही शख्स सत्ता में आए हैं जो भारत के खिलाफ बातें करते हैं, केपी शर्मा ओली। आपको याद होगा 3-4 साल पहले जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे वो आए दिन बयान देते थे कि राम का जन्म नेपाल में हुआ है, नेपाल जो है भारत का ये वाला पार्ट नेपाल का है, उन्होंने एक नया मैप बना दिया, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया। और केपी शर्मा ओली के बारे में बोला जाता है कि वो चाइना को फेवर ज्यादा करते हैं भारत की तुलना में। और ये भी आरोप लगा है कि केपी शर्मा ओली ने नेपाल के नॉर्थ के कुछ गांव चाइना को जाने दिए और चाइना ने धीरे धीरे उन पर कब्जा कर लिया और बात को इस तरह दबा दिया गया कि नेपाल में किसी को पता भी न चले। तो नेपाल हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये 3 देश तो ऐसे हैं जहां पर इस समय ऐसी सरकारें आई हुई हैं या ऐसी पार्टियां जीती हैं जो शायद भारत को उतना फेवर नहीं करती। और भारत में भी इस तरह की सरकार लाने की कोशिश करी गई है, वो तो बाकायदा कैसे भी जीत गए मोदी जी, लेकिन अगर जीत ना पाते तो इनका प्रयास यहां भी सफल हो जाता कि यहां भी लेफ्टिस्ट पार्टी को या ऐसे व्यक्ति को जिता दो जो इनकी बात को माने। इनकी मतलब किसकी, आपको पता है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अमेरिका में हर किसी से पंगा ले सकते हैं। हर किसी से मतलब चाइना से पंगा ले सकते हैं, जो लेफ्ट विचारधारा वाले लोग हैं उनसे पंगा ले सकते हैं, और जो ये इकोसिस्टम काम करता है जो डीप स्टेट्स का, उनसे भी डोनाल्ड ट्रंप पंगा ले सकते हैं। इसलिए कोशिश करी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे भी मामले में अटकाया जाए और जीत ना पाए और हरा दिया जाए, और इस बार तो मानने की कोशिश करी गई है, बताइए। लेकिन ये चीज माननी पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप एक फाइटर की तरह निकल के बाहर आए हैं। इस तरह का इशारा करना, वो भी तब जब सामने से ही गोली चल रही है, उसी तरफ आप सुरक्षा कर्मियों को साइड करके दोबारा से उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मैं लड़ूंगा। दिस इज बहुत बड़ी बात है ये। और इतना ही नहीं, जब ये घटना होती है तो इसमें माना कि सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारत में राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है, मोदी जी ने भी प्रतिक्रिया दी है, सब लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, लेकिन यूएसए में ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई पहली बार ऐसी घटना हुई है। मतलब घटना पहली बार हुई है, चुनावों में वहां पर जो गड़बड़ियां होती हैं पहली बार नहीं हुई हैं। चुनावों के बारे में अगर आप देखेंगे तो पिछली बार जब चुनाव का रिजल्ट आया था, 2020 के चुनाव का 21 में जब रिजल्ट आया था, तो उस रिजल्ट के बाद भी कई लोग, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक, सड़कों पर आ गए थे और उन्होंने पूरी कोशिश करी थी कि असेंबली को न चलने दिया जाए। बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए थे और उनकी कई सीट्स ऐसी थी, यूएसए के चुनाव के बाद में जीती हुई सीट्स, कई ऐसी सीट्स थी जिन पर इस बात का विवाद था कि जो बाइडेन जीते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था उनकी में, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कौन जीता है कौन नहीं जीता। मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर देश, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी एक इलेक्शन भी ठीक से नहीं करा पाती, ये आप मान लीजिए। गनीमत है भारत की, जिसके प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेटर बोला जाता है, उस प्राइम मिनिस्टर ने ना तो किसी पे हमला करवाया, ना उस भारत में अपोजिशन पार्टी पर किसी प्रकार का कुछ गलत होता है, और ना ही इतनी बुरी हालत है हमारी कि हमारे इलेक्शन के रिजल्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को करना पड़े। 140 करोड़ की जनसंख्या की आबादी में हम लोग आज इतने सक्षम हैं कि अपने इलेक्शन खुद करा सकते हैं। कोई भी जीते कोई भी हारे, बात की बात है। ये बात अलग है कि कुछ मंदबुद्धि लोग ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब हो, तो बहानेबाजी उनको करनी है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भारत के इलेक्शंस पारदर्शी नहीं है। आप पाकिस्तान के इलेक्शन देख लीजिए, पाकिस्तान के इलेक्शन का आज तक फैसला नहीं हो पाया कौन जीता कौन हारा। वहां पर अभी भी लड़ाई चल रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई उन्होंने लास्ट मिनट पे, मिलिट्री ने इलेक्शंस को प्रभावित कर दिया, जो है रिजल्ट्स बदल दिए, पर्चियां बदल दी और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कर दिया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता, ये भारत की विशेषता है। जो लोगों को लगता है कि भारत में डिक्टेटर बैठा हुआ है, पहले वो लोग देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। दूसरी बात, इलेक्शंस रशिया में भी हुए हैं और रशिया में इस बार पुतिन जीते हैं। पूरी दुनिया में इस इकोसिस्टम से अगर कोई पंगा ले सकता है, जो ये लेफ्ट लिबरल का इकोसिस्टम सो कॉल्ड है, या जो डीप स्टेट्स का इकोसिस्टम है, वो पुतिन ही है जो इनसे पंगा ले सकते हैं। बाकी कोई इनके सामने टिक नहीं पा रहा। इनका ऐसा जाल है इकोसिस्टम का, जिसमें नेता लोग शामिल हैं, जिसमें मीडिया हाउस शामिल हैं, जिसमें कई देशों के मिनिस्टर शामिल हैं, बिजनेसमैन शामिल हैं, जॉर्ज सोरोस है, ये सब मिलके अपना पैसा लगा के कोशिश कर रहे हैं
कि अपने टाइप की सत्ता पूरी दुनिया में स्थापित कर सकें। यही कोशिश इन्होंने रशिया में भी करी थी। 2022 में रशिया को युद्ध में झोंकने का क्या मकसद था? यही मकसद था कि रशिया को अर्थव्यवस्था के मामले में इतना कमजोर कर दो कि पुतिन को अपने आप कुर्सी गंवानी पड़ जाए। लेकिन पुतिन ने इन पर उल्टा दांव चल दिया और आज स्थिति ऐसी पैदा कर दी है कि पूरा यूरोप आर्थिक मंदी में आ गया है। यूरोप की जनता अपने ही नेताओं के खिलाफ हो गई है और अब यूरोप भी बोलने लगा है कि हम अमेरिका के साथ नहीं दे सकते हर चीज में। ये बोलने लगा है यूरोप। अकेले पुतिन ने घुटनों पर ला दिया इन ताकतों को। और अब तो पुतिन कह रहे हैं कि हम ब्रिक्स की भी पार्लियामेंट बनाएंगे, यानी कि जितने ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया का जो समूह है, अब तो टोटल 9 मेंबर्स हो गए हैं, जिसमें कुछ कंट्रीज और शामिल हो गई हैं, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, इजिप्ट हो गया, आपका यूएई हो गया, ईरान हो गया, इन सबको भी शामिल करके अब टोटल 9 हो गए हैं। और अब सब देश मिलकर के अपना एक पार्लियामेंट बनाने की सोच रहे हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन एक पार्लियामेंट होता है यूरोप के कई देशों का, एक तरह से जैसे हमारे भारत की संसद होती है, यूरोप के देशों का एक संसद है जिसमें कई यूरोपीय देश के नेता चुन करके आते हैं और उस संसद से ही ये तय होता है कि पूरा यूरोप किस देश के साथ किस तरह का व्यवहार रखेगा। अब अगर ब्रिक्स का भी ऐसा समूह बन गया तो पूरी दुनिया में एक नया पैरेलल सिस्टम तैयार हो जाएगा जो अमेरिका और यूरोप की हेजेमनी को चैलेंज कर रहा होगा। और एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, इन बड़े बड़े देशों की जो अधिक पॉपुलेशन है वो वहां पर शामिल होगी और दुनिया की लगभग 40 से 50% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ब्रिक्स। इस बात को लेकर के भी अमेरिका चिंता में है और धीरे धीरे आजकल दुनिया के देशों ने डी डॉलराइजेशन भी स्टार्ट कर दिया है। यानी कि आपने सुना होगा कि रशिया और इंडिया कहते हैं कि हम रुपी और रेबल में ट्रांजेक्शन्स करेंगे, हम डॉलर में नहीं करेंगे। भारत और यूएई इस बात को बोलता है, भारत सऊदी इस बात को बोलता है, ईरान और भारत ने इस तरह का पैक्ट साइन किया हुआ है। मतलब दुनिया के कई देश अब डॉलर की बजाय अपनी लोकल करेंसी के इस्तेमाल से ही व्यापार करने के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ की डीप स्टेट्स को इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो हेजेमनी है डॉलर के बेसिस पर, ताकत के बेसिस पर, पैसे के बेसिस पर, वो चैलेंज ना हो जाए। और इस चीज़ को चैलेंज करने का बहुत बड़ी ताकत रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसीलिए ही इनको गिराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये घटना बहुत दुखद है, नहीं होनी चाहिए और कोई भी नेता हो, कैसा भी हो, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस घटना में भी बताया गया है कि एक इंसान की मौत हो गई है और 2 लोग इसमें घायल हो गए हैं जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जो बहुत दुखद है। हालांकि ट्रंप को जो सिक्योरिटी मिली हुई थी, बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी मिली हुई थी और इनका जो सुरक्षा कर्मी था, स्नाइपर, दूर छुपा हुआ था और ये बहुत पहले से उस इंसान को टारगेट किए हुए था जो इन पर गोली चलाने वाला था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्होंने उस पर पहले गोली नहीं चलाई, इंतजार किया कि पहले वो कर ले, उसके बाद मैं उसे टारगेट करूंगा। ये शायद इनकी भूल भी हो सकती है या हो सकता है ये मौका देख रहे हो कि भाई कोई वजह तो हो गोली चलाने की, उसके बाद इन्होंने उस पर टारगेट किया। तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई हाई लेवल की सिक्योरिटी इनके पास है। ऐसी सिक्योरिटी मोदी जी के पास भी रहती है, पुतिन के पास भी रहती है। लेकिन चूक तो ये मानी जाएगी कि उन्होंने देरी क्यों कर दी। बहरहाल इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दुनिया से आ रही हैं। फ्रांस, यूके, भारत, रशिया, मोदी जी, राहुल गांधी, हर किसी ने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दुनिया इस पर नज़र बनाए हुए है, हम भी इस पर आगे कवरेज लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।